नमस्कार मित्रों, मैं डी आचार्य आईएएस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऋग्वैदिक समाज एवं ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन पर विचार विमर्श करेंगे, किंतु सबसे पहले मैं आप लोगों को एक शुभ समाचार दे दूं कि 64वीं बीपीएससी मेंस लिखित परीक्षा में आचार्य आईएएस अपने संस्थान से लगभग 1 दर्जन छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साक्षात्कार एवं फाइनल रिजल्ट के लिए उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं एवं शुभ आशीर्वाद। मित्रों, आइए अब ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन को व्यवस्थित रूप से देखने और समझने के लिए इसे 4 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला पृष्ठभूमि, दूसरा राज्य बनाम जन, तीसरा कबायली लोकतांत्रिक संस्थाएं और चौथा प्रशासनिक संवर्ग। इसमें सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे। ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन की पृष्ठभूमि को अगर हम लोग देखें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पर विचार विमर्श किया था। उसके निष्कर्ष में हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। वहाँ अधिशेष का अभाव था, अतः कर प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। वहाँ बलि नाम के एक भेंट स्वजनों के द्वारा शासक को दिया जाता था, लेकिन भेंट और कर में अंतर होता है। ये गिफ्ट और टैक्स अलग अलग चीज है। टैक्स की 2 मूलभूत विशेषताएं होती है। पहला अनिवार्यता एवं द्वितीय नियमितता, जो भेंट में नहीं थी। अतः शासक के पास फंड की कमी थी और उस कम फंड में राज्य का निर्माण करना मुश्किल कार्य था। दूसरी तरफ ऋग्वैदिक समाज में हम देखते हैं कि युद्ध का वातावरण हमेशा बना रहता था। अतः इस सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में एक राज्य जैसी राजनीतिक संस्था का निर्माण करना लगभग असंभव था, जो ऋग्वैदिक आर्य नहीं कर पाए। अतः ऋग्वैदिक भौगोलिक क्षेत्रों पर कई छोटे छोटे कबीलों का नियंत्रण था, जिसे ऋग्वेद में जन की संज्ञा दी गई है। इस तरह से हम देखते हैं ऋग्वेद में एक नहीं बल्कि कई जनों की चर्चा हुई है, जैसे पंचजन, रथजन की चर्चा अलग से है। अब जन बनाम राज्य को अगर हम देखें, राज्य के 4 अंग होते हैं। पहला एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा उसकी एक निश्चित आबादी होती है, एक सरकार और संप्रभुता। अगर जन और राज्य में तुलना करके देखें तो ऋग्वैदिक जन में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का अभाव दिखता है। जन आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, न कि भौगोलिक क्षेत्रों का। ऋग्वेद में जन शब्द 275 बार आया है। अगर ऋग्वैदिक राजनीतिक संरचना को हम देखें तो इस डायग्राम से देखा जा सकता है। सबसे बड़ी संस्था जन थे, जिसके प्रमुख को जनस्य गोपा कहा जाता था, और इसकी चर्चा ऋग्वेद में 275 बार हुई है। उससे छोटी संस्था विष, और विष के प्रमुख को विषपति कहा जाता था। फिर विष गांवों में बटा हुआ होता था, और गांव के प्रधान को ग्राम्य कहा जाता था, और फिर गांव से छोटी संस्था कुल, और कुल के प्रमुख को कुलक कहा जाता था। ऋग्वेद में ग्राम शब्द 13 बार आए हैं और विष 170 बार आया है। और इस तरह से अब हम जन पर आते हैं। जन के प्रधान को राजन, गोपति, गोप, जनस्य गोपा, विषपति, ग्रामीण, गणपति और गणस्य राजा कहा जाता था। ये यानी जो राजन थे वे जन के प्रमुख होते थे, सरदार होते थे। इनके 2 कार्य थे। पहला युद्ध का नेतृत्व करते थे और दूसरा जन की सुरक्षा प्रदान करते थे। जन के अगर राजनीतिक स्वरूप को हम देखें तो यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी और राजतंत्र वंशानुगत हो चुका था, लेकिन ज्येष्ठाधिकार का सिद्धांत लागू नहीं हुआ था।
जन विष में बटा हुआ था, अर्थात कई विष मिल करके एक जन का निर्माण करते थे। विष की चर्चा ऋग्वेद में 170 बार हुई है। विष के प्रमुख को विषपति कहा जाता था। विष का अर्थ बस्ती होता था, जो आर्यों के स्थानांतरण को रेखांकित करता है, क्योंकि ऋग्वेद में आविष, प्रविष, उपविष शब्द आदि आए हैं। इसी विष से बाद में वैश्य वर्ण का उदय हुआ। अब विष ग्राम में विभाजित था, अर्थात कई ग्राम मिल करके विष का निर्माण करता था। ऋग्वेद में 13 बार ग्राम शब्द आए हैं। ग्राम का अर्थ स्वजनों का टोली था, अर्थात अभी के ग्राम से वह ग्राम अलग था, क्योंकि अभी के ग्राम की पहचान उसके क्षेत्र होते हैं, न कि वहाँ रहने वाले लोगों की आबादी। तो स्वजनों की टोली ये यहाँ से वहाँ खिसकते रहते थे, और इसी बीच में एक दूसरे गांव के बीच में संग्राम हो जाता था और ये आपस में लड़ते रहते थे। फिर ग्राम कुल में विभाजित था, अर्थात कई कुल मिलकर के एक गांव बनाता था, और कुल के प्रमुख को कुलम कहा जाता था। ऋग्वेद में कुल शब्द कम ही आए हैं, उसके जगह पर गृह शब्द आया है। तो इस तरह से हम देखते हैं ऋग्वैदिक राजनीतिक संरचना में जन सबसे बड़ी संरचना, उसके बाद विष, उसके बाद ग्राम और उसके बाद कुल था। और ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन में ऋग्वैदिक लोकतांत्रिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रही थी। इसमें सभा, समिति, गण और विदत प्रमुख थे। इन संस्थाओं ने राजाओं की निरंकुशता पर अंकुश लगाया एवं न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्यों को संपादित करने में अपना योगदान दिया। अब हम लोग बारी बारी से सभा, समिति, गण और विदत के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सभा की बात करें तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है। सभा कुलीनों की संस्था थे, अतः इसकी तुलना अभी के राज्य सभा से की जाती है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे। इनके सदस्यों को सभ्य कहा जाता था। जो पुरुष सदस्य थे उनको सुजात कहा जाता था और स्त्री को सभापति कहा जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक सभा न्याय संबंधी कार्य संपादित करती थी। अब समिति की बात करें तो ऋग्वेद में समिति की चर्चा 9 बार हुई है, लेकिन यह सभा से बाद की संस्था है, क्योंकि वंश मंडल में इसकी चर्चा कम बार हुई है। यह सर्वसाधारण की संस्था थी। इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती थी और इसके प्रमुख को ईशान कहा जाता था। और समिति राजनीतिक एवं दार्शनिक कार्यों को संपादित करते थे और राजा के चुनाव में भाग लेते थे। इसको अगर वर्तमान से तुलना करें तो वर्तमान के लोकसभा से इसकी तुलना की जा सकती है। अब हम लोग विदत की बात करें तो ऋग्वेद में विदत शब्द 122 बार आया है और यह आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते थे। यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों को संपादित करती थी। मुख्य रूप से पुनर्वितरण संबंधी कार्य इनका था और संपत्ति के पुनर्वितरण में यह सक्रिय रूप से भाग लेती थी। अब संपत्ति आती कहाँ से थी? तो युद्ध के बाद जो लूटे हुए माल होते थे उसको पुनर्वितरण करते थे। गण के प्रमुख को गणपति कहा गया है। अगर हम ऋग्वेद के प्रशासनिक संवर्ग को देखें तो ऋग्वेद में प्रशासन संबंधी 2-4-5 जानकारियां हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले जो सबसे बड़े पदाधिकारी थे उसकी बात करें तो पुरोहित। तो ऋग्वैदिक पुरोहित बहुत प्रमुख पदाधिकारी के रूप में उभर करके आए हैं और वे राजा के मार्गदर्शक होते थे, शिक्षक होते थे और राजा को परामर्श देते थे। ऋग्वेद में 2 पुरोहितों की चर्चा हुई है स्पष्ट रूप से, और पहला विश्वामित्र तथा द्वितीय वशिष्ठ ऋषि। उसके बाद दूसरे जो पदाधिकारी की चर्चा होती है उनका नाम सेनानी है। ऋग्वैदिक काल में अस्थायी सेना का विकास नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल क्या, उत्तर वैदिक काल में भी अस्थायी सेना का विकास नहीं हुआ, लेकिन
युद्ध होते थे, अतः युद्ध के समय नागरिक सेना को गठित किया जाता था और उसे मिलिशिया कहा जाता था। और सेना के संचालन में यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, वाद्य, गण, ग्राम और शर्त के महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। युद्ध में पुरचरस्वी शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है किला को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग हुआ है, किला का तोड़ना। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है और इसका भी अर्थ होता है किला को तोड़ने वाला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक सेना में पैदल सेना, अश्व सेना और रथ सेना विद्यमान थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी। ऋग्वैदिक न्याय प्रणाली के बारे में हम लोग देखें तो ऋग्वैदिक न्याय प्रणाली में उस समय चोरी, सेंधमारी और बेईमानी होते थे। जैसे पन्नी नामक एक व्यापारी की चर्चा हुई है जो गाय की चोरी के लिए कुख्यात था। इस तरह से हम देखते हैं कि जो चोर होते थे उनके लिए शारीरिक दंड एवं जुर्माने की व्यवस्था की गई है। ऋग्वेद में कहीं भी मृत्यु दंड की चर्चा नहीं है। झगड़ा को निपटाने के लिए मध्यमशी शब्द का प्रयोग हुआ है, जो प्राचीनतम सरपंच के रूप में रहे होंगे। इसके अतिरिक्त भी ऋग्वेद में कई अधिकारियों की चर्चा हुई है, जैसे उग्र की चर्चा हुई है जो उस समय के पुलिस थे, सूत की चर्चा हुई है जो सारथी थे और स्पर्श की चर्चा हुई है जो गुप्तचर थे। तो इस तरह से हम देखते हैं ऋग्वैदिक राजनीति बहुत जटिलता को लिए हुए नहीं थी। ऋग्वैदिक समाज को हम लोग 6 भागों में बांट करके देख सकते हैं। पहला परिवार, जिसे गृह कहा गया है। दूसरा वर्ण, तीसरा स्त्रियों की स्थिति, चौथा नियोग प्रथा एवं अन्य प्रथाएं, भोजन, आवास और मनोरंजन, पोशाक आदि, और दास तथा दस्यु। इन 6 को अगर अलग अलग करके हम लोग देखें तो ऋग्वैदिक समाज से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को सहजतापूर्वक किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग ऋग्वैदिक परिवार या गृह पर आते हैं। परिवार को गृह और कुल कहा गया है, लेकिन ऋग्वेद में ज्यादा शब्द गृह ही आए हैं और यह परिवार पितृसत्तात्मक परिवार था। परिवार के मुखिया पिता होते थे और ऋग्वेद में पिता शब्द 335 बार आया है। अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार पिता शब्द ही आया है। पिता की शक्ति असीमित थे। इसकी चर्चा हमें सुनहसेब की कथा से, रजासुर की कथा से और ज्वालियों की कहानी से मिलती है। सुनहसेब को उसके पिता ने उसे बेच दिया था और रजासुर की कथा से यह सूचना मिलती है कि रजासुर को उसके पिता ने उसे अंधा बना दिया था, लेकिन पिता अपने पुत्र और संतति के लिए, उनके कल्याण के लिए अहरनिश कार्य करते रहते थे। पिता के बाद हम देखते हैं ऋग्वैदिक परिवार संयुक्त परिवार थे और इसकी सूचना विवाह सूक्त से हमें प्राप्त होती है। अब हम वर्ण पढ़ाते हैं। ऋग्वेद में वर्ण शब्द 23 बार आया है। प्रारंभ में इसका अर्थ रंग होता था, लेकिन कालक्रम में धीरे धीरे वर्ण शब्द सामाजिक विभाजन को प्रतिनिधित्व करने लगा या उसका प्रतीक बन गया। और ऋग्वेद में 3 वर्णों का उल्लेख हुआ है, ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य। ब्रह्म से ब्राह्मण, क्षत्र से क्षत्रिय और वैश्य से वैश्य शब्द आया। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द 14 बार, क्षत्रिय शब्द 9 बार और वैश्य शब्द 1 बार आया है। शूद्र की भी चर्चा 1 बार हुई है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इन वर्णों का आधार गुण एवं कर्म था, जो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, और इसकी सूचना हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल के एक छात्र से मिलती है। छात्र कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ आटा पीसती है और हम सब एक ही साथ एक परिवार में रहते हैं। इसकी सूचना हमें विश्वामित्र के जीवन से भी मिलता है। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे और कर्म से ब्राह्मण थे, इसीलिए उन्हें ब्रह्म क्षत्र कहा गया है। अब हम स्त्रियों की स्थिति की बात करते हैं। यद्यपि ऋग्वैदिक परिवार पितृसत्तात्मक था, लेकिन माता की शक्ति अभी भी अक्षुण्ण थी, बनी हुई थी,
क्योंकि ऋग्वेद में माता की चर्चा भी 234 बार हुई है। ऋग्वैदिक स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थी, युद्ध में भाग लेती थी और दुहिता के रूप में आर्थिक क्रियाकलाप में भी अपना योगदान देती थी। और ऋग्वैदिक स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी, उनके लिए ब्रह्मवादिनी शब्द आया है और ऋग्वेद के मंत्रों एवं ऋचाओं की रचना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी चर्चा हम लोग पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववरा, सच्ची, पौलमी, ये उस समय के पढ़ी लिखी महिला थी। तो इस तरह से हम देखते हैं ऋग्वैदिक महिला राजनीतिक संदर्भ में युद्ध में भाग लेकर के, आध्यात्मिक संदर्भ में यज्ञ में भाग लेकर के, दुहिता के रूप में आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेकर के और ऋग्वेद की मंत्रों की रचना करके ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान देती हुई दिख रही हैं। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे। लड़कियों की शादी 16-17 वर्ष की उम्र में होती थी। कहा गया है कि कन्या के रजस्वला होने के बाद उनकी विवाह की जाती थी। ऋग्वेद के विवाह सूत्र से हमें सूचना मिलती है कि विवाह नामक संस्था स्थापित हो चुकी थी। एक पत्नी विवाह प्रचलित थे, लेकिन कहीं कहीं बहुपत्नी विवाह के भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे यमी की कथा से इसकी सूचना मिलती है। अंतर्वर्णीय विवाह होते थे, जैसे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते थे। अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ण के होते थे और महिलाएं निम्न वर्ण की होती थी। प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण के होते थे और महिलाएं उच्च वर्ण की होती थी। अनुलोम विवाह का एक उदाहरण लोपामुद्रा एवं अगस्त ऋषि के विवाह से हमें प्राप्त होती है। अगस्त ब्राह्मण वर्ण के थे और लोपामुद्रा क्षत्राणी थे। इसी तरह से प्रतिलोम विवाह का एक उदाहरण हमें यताति एवं देवयानी के विवाह से सूचना मिलती है। यताति क्षत्रिय थे और देवयानी ब्राह्मणी थी, लेकिन आर्य वर्ण एवं दास वर्ण के बीच में विवाह नहीं होते थे। उस समय ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी स्त्रियां अविवाहित ही रह जाते थे। ऋग्वेद में उसके लिए अमाजु शब्द आया है और विदुषी स्त्रियों के लिए ब्रह्मवादिनी शब्द आया है। ऋग्वेद में नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा के माध्यम से विधवा स्त्री को अपने देवर के साथ तब तक सहवास करने की छूट थी जब तक वह पुत्र रत्न की प्राप्ति न कर ले और उस पुत्र को वैधानिक तथा सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को अगर हम देखें तो उसमें भी यही दो बातें थी। पहली बात कि विधवा को किसी भी पुरुष से विवाह करने का अधिकार है और उस विवाह से जिस संतति का जन्म होगा उसे वैधानिक एवं सामाजिक मान्यता प्राप्त होगी और पिता की संपत्ति में उसे संपत्ति प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं नियोग प्रथा एक बहुत प्रगतिशील प्रथा थी जो ऋग्वैदिक काल में देखा जा सकता है। नियोग प्रथा के बाद अब हम लोग विचार विमर्श करते हैं ऋग्वैदिक आर्यों के भोजन, पोशाक और मनोरंजन के बारे में। ऋग्वैदिक आर्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, लेकिन वे लोग नमक, चावल और मछली नहीं खाते थे। मुख्य रूप से दूध, दही और दूध तथा यम के मिलने से जो तस्मै बनता था, खीर, वे लोग खाते थे। ऋग्वैदिक लोग मुख्य रूप से ऊनी वस्त्र पहनते थे और चर्म के छाल भी पहनते थे। उनके वस्त्र 3 प्रकार के थे। पहला नीली वस्त्र जो अधो वस्त्र था, वास जो उत्तरीय था और अधिवास ये ओढ़ने वाले चादर थे। इस तरह से हम देखते हैं ऋग्वैदिक पुरुष पगड़ी पहनते थे जिसके लिए उष्णीय शब्द का प्रयोग हुआ है और ऋग्वैदिक महिलाएं बाल में जूड़ा बनाते थे और पुरुष संभवतः हजामत कराते थे, क्योंकि ऋग्वेद में नाई के लिए वाप्ता शब्द आया है। ऋग्वैदिक स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण के प्रेमी थे और ऋग्वेद में निष्क शब्द आया है जो कंठ में, गला में पहनने वाला हार होता था। वे लोग कान में कुंडल पहनते थे, हाथ में कारा पहनते थे और पैर में उपान पहनते थे। इस तरह से हम देखते हैं ऋग्वैदिक लोग जीवन के प्रति एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखते थे और वे नृत्य एवं संगीत में भाग लेते थे, उसका आनंद उठाते थे, रथ दौड़ में भाग लेते थे,
वे घुड़दौड़ में भाग लेते थे और जुआ खेलते थे। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जुआ खेलने को, पासा खेलने को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि जुआरियों के शोक गीत ऋग्वेद में दिए गए हैं। इसी प्रकार से ऋग्वैदिक लोग सुरा और सोम दोनों पीते थे। सुरा पीने की निंदा की गई है और सोम पीने वालों की प्रशंसा की गई है। ये दोनों नशीले पदार्थ थे। ऋग्वेद में संवाद सूक्त में नाटक के उत्पत्ति की चर्चा की गई है और पुरुष जो नर्तक थे उनके लिए नृत्य शब्द और महिला नर्तकी के लिए नृत्य शब्द आया है। ऋग्वैदिक लोग कई वाद्य यंत्र से परिचित थे, जैसे मृदंग बजाते थे, वीणा, बांसुरी, करताल और मजीरा की स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में चर्चा हुई है। अब हम लोग ऋग्वेद के समाज के दो प्रमुख तत्वों की चर्चा करेंगे, जो हमारा छठा विषय है। ऋग्वैदिक समाज में दास एवं दस्यु की उपस्थिति दिखती है, जो यहाँ पर लिख दिया गया है। ऋग्वैदिक समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेद में पुरुष एवं स्त्री दासों की चर्चा हुई है और पुरोहितों को दक्षिणा में विशेषकर स्त्री दास दी जाते थे, जो घरेलू कार्यों को संपादित करते थे। दासों को उत्पादन संबंधी कार्य में अर्थात पशुपालन एवं कृषि में नहीं लगाए जाते थे। दस्यु की चर्चा ऋग्वेद में हुई है और आर्य संभवतः उनसे घृणा करते थे। ऋग्वेद में दस्यु के लिए जो कुछ शब्द आए हैं, उन शब्दों को अगर आप देखें तो पहला अनाशा शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है चपटे नाक वाले। अधेयु शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है वैदिक देवताओं में विश्वास नहीं करने वाला। अयजवन शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है जो वैदिक यज्ञ न करता हो। अब्राह्मी शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। और शिशुदेवा शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है लिंग पूजक। इससे संकेत मिलता है या आभास होता है कि दस्यु की अपनी संस्कृति थी और वे आर्य संस्कृति में विश्वास नहीं रखते थे, बिल्कुल एक अलग प्रकार की संस्कृति में विश्वास रखते थे। जबकि दास आर्य संस्कृति में विश्वास रखते थे। वे मूलतः आर्य ही थे, क्योंकि ऋग्वेद में यदु और तुर्बस को कई जगह दास कहा गया है और भरत कबीला, जो ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण कबीला में से एक था, उसके दो राजाओं की चर्चा हुई है। देवोदास, उसमें दास लगा हुआ है, और सुदास, उसमें भी दास लगा हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं ऋग्वैदिक समाज बहुत सामान्य है। इसको अगर आप इस तरह से देखें तो इससे संबंधित सभी प्रकार के तथ्य और अवधारणाओं को आप समझ सकते हैं। अब प्रश्न की बारी आ गई है। अब हम लोग प्रश्न पर विचार विमर्श कर लेते हैं। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से 6 प्रश्न पूछा था। पहला प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा मंडल और चौतांग नदी। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा सतलज यमुना के बीच का भाग। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा एशिया माइनर, तुर्की, इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य। चौथे प्रश्न का उत्तर होगा हल से निर्मित खांचा। पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा भेंट यानी कि गिफ्ट। और छठा का उत्तर होगा दोनों गलत है। अब आज के 6 प्रश्न हैं, उसको ध्यान से आप लोग सुने। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। पहले तो वीडियो को लाइक कर देंगे, उसको सब्सक्राइब कर देंगे और मित्रों के बीच में शेयर कर देंगे कि इससे सुन करके वे भी लाभान्वित होंगे। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मवादिनी शब्द किसके लिए आया है? ब्रह्मवादिनी शब्द ऋग्वेद में किसके लिए आया है? दूसरा, ऋग्वैदिक शासन का स्वरूप क्या था? तीसरा, पहला कथन है ऋग्वैदिक संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती थी, और दूसरा कथन है राजा को ऋग्वैदिक काल में गोपति कहा गया था, क्योंकि भूमि अभी संपत्ति के रूप में स्थापित नहीं हुई थी। दोनों सही है, दोनों गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है। अब चौथा प्रश्न, उग्र शब्द ऋग्वेद में किसके लिए आया है? पांचवा प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में मृत्युदंड दिया जाता था, यह पहला कथन है। और दूसरा कथन है सभा, समिति एवं विदथ में स्त्रियां भाग लेती थी। दोनों सही है, दोनों गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है। छठा प्रश्न, ब्रात, गण, ग्राम और सद्र युद्ध से जुड़े हुए थे। और दूसरा, सुनहसेब एवं रिजासुर की कहानी से पिता के अधिकार की सूचना मिलती है।
दोनों सही है, दोनों गलत है, प्रथम सही है, द्वितीय सही है। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद।